नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मालवा एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यूजी वालों, जो आपके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट की बात करें चाहे सेकंड शिफ्ट की बात करें, तो उसमें जो प्रमुख आपके क्वेश्चन आए हैं या जो बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन पे बेस्ड हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से वे मेजर टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। इससे फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनका एग्ज़ाम अब आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग घर में रह के आराम से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो 13 से हम लोग 23 तक की बात कर लेते हैं। आज 24 के भी कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड आपके कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं उन क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ गया जैसे कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। हमने क्या किया है, एक टॉपिक उठाया है और उस टॉपिक से स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने शब्द पूछ लिए गए हैं, जितनी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उन सबको हमने एक ही जगह रख दिया। ठीक है, इससे आपका भी दिमाग सही रहेगा। आपको लगेगा कि भाई अच्छा ये पूछा है इस टॉपिक से, ऐसे भी इससे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे भी पूछा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। ओके, तो हम बात करेंगे कि समास। तो समास में आपसे इस तरह से पूछ रहा है कि शब्द में बताइए कौन सा समास है। दूसरा आपका इसमें जो टाइप बन रहा है बच्चा, वो हो रहा है आपका मिलान का। कौन सा हो रहा है, मिलान का टाइप। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपका लिखा है गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा बेटा, तत्पुरुष समास। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके अलावा आपसे मिलान का टाइप फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समास है और उसके शब्द दिए हैं, आपको मैच करना है, मिलान करना है। तो उनमें भी आपको जितने बच्चे अपने मतलब जितने उनको याद रहे उन्होंने बताए तब से लेके अब तक, तो इतने शब्द हमको प्राप्त हुए। इसे भाई बहन का पूछा है, भाई बहन में कौन सा समास होगा। तो जहाँ पे दोनों शब्द जो है प्रथम पद द्वितीय पद प्रधान रहते हैं, दोनों ही प्रधान रहते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पे द्वंद्व समास। जैसे यथाशक्ति का पूछ लिया आपसे, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऐसे पूछा गया है। पीताम्बर में आपसे पूछ लिया गया है कौन सा समास है। तो पीताम्बर किसके लिए प्रश्न हम लोग प्रयोग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण। तीसरा अर्थ यहाँ पे जाता है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अन्न जल में आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। अन्न और जल दोनों आपके क्या है यहाँ पे प्रमुख हैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा, बहुब्रीहि होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चा, अव्ययी हो जाएगा। अव्ययी भाव। भाई बहन में कौन सा होगा, इसमें भी द्वंद्व समास। ठीक है, ऐसे ही आपका चंद्र बदन लिखा है। चंद्र जैसा बदन जहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध आ जाता है या फिर विशेषण विशेष का संबंध आ जाता है, वहाँ पे होता है आपका कर्मधारय। कौन सा होता है, कर्मधारय। तो ये आपके आंसर्स हैं और इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं समास से लेके। इतने क्वेश्चन, इतने शब्द जो है हमको प्राप्त हुए, तो इतने शब्द हम आपको जो प्रमुख हैं वो हमने बता दिया। बाकी मिलान वाला आपका बहुत आ रहा है मैच करने के लिए, इनके शब्द दे दिए जाएंगे और समास के नाम, और आपको मैच करना पड़ेगा, वहां पे मिलान करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक संधि से हम लोग देख लेते हैं। तो संधि से देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और हर शिफ्ट में आपका मिलान वाला जरूर है। कौन सा, मिलान। मिलान जो आपका है वो जरूर है कि यहाँ पे जैसे दीर्घ संधि दे दिया गया है ना, वृद्धि संधि दे दिया गया, वृद्धि संधि दे दिया गया, यण संधि दे दिया गया, अयादि संधि दे दिया गया, और यहाँ पे सारे शब्द इनके दे दिए गए। आपको मैच करना है, दीर्घ संधि किस शब्द में होगी, यण संधि किस शब्द में होगी। इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन सब में पूछा जा रहा है। एग्जैक्टली बच्चों को नहीं याद रहता है कि कौन सा शब्द इसमें था, कौन सा उदाहरण दिया गया था, लेकिन इतना सब बता रहे हैं कि भाई ये फॉर्मेट हर शिफ्ट में आपके पूछा जा रहा है। तो आपको भी अच्छे से संधि यानी आपको अच्छे से आनी चाहिए। संधि से क्वेश्चन जरूर बन रहा है भाई, ऐसा नहीं हो रहा है कि संधि से क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम देख लेते हैं अग्नि और इष्ट में आपसे पूछा गया है, शायद इसकी संधि करने के लिए आपसे पूछा गया। गुण संधि से आपके प्रश्न आए हैं। बाकी दीर्घ वृद्धि यण अयादि यण से भी आपके भर भर के प्रश्न आए हैं संधि से, है ना। एक और जैसे आपका व्यंजन संधि से आपका प्रश्न आया है, व्यंजन संधि जो है पूछा गया है, शब्द में पूछा गया, इसमें बताइए कौन सी संधि है ना। तो व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। विसर्ग संधि से भी आपका एक क्वेश्चन आया, हमको लग रहा है कि मनोहर में शायद आपसे पूछा गया था, मनोहर में आपसे शायद पूछा गया था।
इस तरह का कोई ऑप्शन क्वेश्चन था, तो मनः और हर था, उसमें आपका मनोहर हो गया था। तो यहाँ पे विसर्ग संधि का भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। रचना और रचनाकार का जो क्वेश्चन है वो आपके हर शिफ्ट में आ रहा है, हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए जन्म के अनुसार आपको व्यवस्थित करना रहता है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका रचना रचनाकार यानी इन्हीं चीज़ों में से आपका आता है, जिसमें आपको किताब के प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसको व्यवस्थित करना होता है। जैसे उन्होंने लिख दिया कि रामचरितमानस, क्या लिख दिया, रामचरितमानस, इसी तरह का एकदम क्वेश्चन आया है आपका, रामचरितमानस, है ना। उनने पृथ्वीराज रासो भी लिख दिया उसी में, पृथ्वीराज रासो, है ना। उनने उसी में गोदान भी लिख दिया। अब आपसे कहा कि बताइए पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, तो आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की। कब लिखी गई बच्चा, आदिकाल में। कब लिखी गई, आदिकाल। तो इनको हम ऐसे रख देंगे, सबसे पहले तो यही आ जाएंगे आपके, है ना। देन उसके बाद हमारी रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास ने। कब की रचना है, भक्ति काल की, तो ये उसके बाद आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे गोदान। गोदान 1936 में लिखी गई, 36, और ये किस युग की रचना है, छायावादी, ये टाइम के पीरियड की, और छायावाद जब खत्म हो रहा था उस टाइम की रचना है। तो सबसे पहले इसमें पृथ्वीराज रासो आएगी, उसके बाद चंद्रवरदाई आएगी, उसके बाद गोदान, इस तरह से क्रम चलता रहेगा। अगर इसके बाद की कोई एक रचना दे दी गई है तो वो गोदान के बाद आ जाएगी, क्लियर है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आ रहा है। एक आपका आ रहा है कि आपको इनको क्या करना है, जन्म के अनुसार व्यवस्थित करना है, क्रम में लगाना है। लिखा है चंद्रवरदाई, तुलसीदास, बिहारी और भारतेंदु। सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए बच्चा, पहचान होनी चाहिए, आपको आना चाहिए कौन सा कवि किस काल का है। जैसे हम बात करें चंद्रवरदाई, तो हमने आपसे अभी बताया पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, और किसके हैं, आदिकाल के हैं भाई, आदिकाल के। तुलसीदास किसके हैं, भक्ति काल के। बिहारी किसके हैं, रीतिकाल के। किसके हैं, रीतिकाल के। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके हैं, आधुनिक काल के, और उसमें भी आधुनिक काल में भी कौन से, भारतेंदु युग। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, यानी आप समझ रहे हैं। और आपका जो क्रम चलता है हमारा साहित्य में, वो भी कैसे चलता है, सबसे पहले आता है आदिकाल। कौन सा आता है, आदिकाल। आदिकाल के बाद हमारा आता है भक्तिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल के बाद आता है रीतिकाल, रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद कौन सा आ जाता है, आधुनिक काल। कौन सा आ जाता है, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी फिर हम लोग बांट देते हैं, सबसे पहले भारतेंदु आता है, भारतेंदु युग आता है, फिर द्विवेदी युग आता है, फिर छायावादी युग आता है, फिर छायावादोत्तर युग आता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये चलता रहता है। प्रगतिवाद आता है, उसके बाद प्रयोगवाद आता है, उसके बाद नई कविता आता है, उसके बाद समकालीन कविता आता है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन कम से कम इतना ऊपर का ढांचा जो है वो तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आदिकाल के कवि चंद्रवरदाई, तो यही आ जाएंगे। इसके बाद आपके तुलसीदास आएंगे, क्योंकि भक्तिकाल इसके बाद आता है। इसके बाद रीतिकाल आता है, तो रीतिकाल के बिहारी आ जाएंगे। रीतिकाल बिहारी रीतिकाल के हैं, रीति सिद्ध कवि हैं। क्या ये भाई, सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि। मात्र एक रचना इनकी कौन सी है, बिहारी सतसई। कौन सी रचना है बच्चा, बिहारी सतसई। इसी के बल पे ये जो है फेमस हो गए हैं। ठीक है, इनकी रचना है। भारतेंदु युग आपको हो गया। तो इस तरह से एक क्रम चलेगा। अब इस क्रम में ये कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब ये तो हो गया केवल इनका विभाजन, केवल हमने इन 4 लोगों को यहाँ पे लेके, ये एग्जैक्ट एक बच्चे ने बताया था, ये क्वेश्चन आए थे इसलिए हमने इसको रख दिया। हर शिफ्ट में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और किसी भी कवि को वहां पे रख दिया जाता है। ऐसे छायावाद के कवियों को ही आपस में रख के एक क्वेश्चन बना था। उसमें कौन कौन से थे, निराला थे, पंत थे, प्रसाद थे, और महादेवी थी। आपसे पूछा गया था इनको क्रम में रखना था बच्चा, पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस तरह से आपको रखना था। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। कौन आते हैं, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आते हैं हमारे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला के बाद जन्म होता है पंत का 1900 में। ठीक है, पंत, और फिर 1907 में किसका जन्म होता है, महादेवी का। तो इनके बाद महादेवी आती हैं, सबसे लास्ट में महादेवी आती हैं, 1907 में जन्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रम चलता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जैक्ट पूछा गया है। रचनाकार को उनके जन्म के आधार पे विभाजित कीजिए, जन्म के आधार पे व्यवस्थित कीजिए, बांटिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पढ़ के जाना है। इस पे मैंने आपको एक वीडियो भी बना के भेजा, जो है अपलोड किया था, जिसमें सारे रचनाकार, उनके जन्म
जन्म कब हुआ, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, ये मैंने पढ़ाया था, तो उसको एक बार जाके देख लेंगे। मैला आंचल किस विधा की रचना है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैला आंचल किसकी रचना है, तो क्योंकि आप जानते हैं किसकी रचना है भाई, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और ये कैसा उपन्यास है भाई, तो ये है एक आंचलिक उपन्यास, अंचल की कहानी है, एक एरिया की कहानी है, आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये रचना जो है, केवल इसने मैला आंचल लिखा है ना, कह रहा है कि ये रचना विधा क्या है। विधा मतलब होता है कि कहानी है, कि उपन्यास है, कि निबंध है, कि नाटक है, कि कविता है, किस फॉर्म में है ये रचना, फॉर्म उसका क्या है, तो इसकी विधा आपसे पूछी गई थी बेटा, तो इसकी विधा क्या है, उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास है, और कैसा उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। इस तरह का क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, एग्जैक्ट यही प्रश्न आपसे पूछा गया। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी और ध्रुव स्वामिनी। हम जानते हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक हैं भाई, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है वो कौन सा है यहाँ पे, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी अच्छा किसका नाटक है, तो ये है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कवि। क्या कहते हैं ये कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। ठीक है, तो सब उस अंधेर नगरी में सब अंधेर होता रहता है, लास्ट में राजा ही फंस जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नाटक है, इनका कभी पढ़ना। तो ये भारतेंदु का है, यहाँ पूछा था जो जयशंकर का नहीं है। अब जो नहीं है तो वो यही है, क्योंकि ये भारतेंदु का है, क्लियर है। ठीक है, कंफर्म है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है वीरगाथा के काल के कवि हैं, इनमें से कौन से, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो वीरगाथा काल के हैं। ऑप्शन है आपका कबीरदास, चंद्रबरदाई, सूरदास और प्रसाद। वीरगाथा काल किसने नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नाम दिया गया है। और ये किस काल को वीरगाथा काल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल किस काल को वीरगाथा काल कहते हैं, तो ये आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। किसको कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। बताइए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, वीरगाथा काल कहते हैं। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है सीधे ना, आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा है बच्चा कि आदिकाल के कवि बताइए, इनमें से आदिकाल के कवि कौन है। आपसे कह रहा है वीरगाथा काल के कवि कौन है। अब अगर आपको ये पता होगा कि वीरगाथा काल आदिकाल का ही दूसरा नाम है, सॉरी आदिकाल का ही है, हाँ आदिकाल का ही वीरगाथा काल दूसरा नाम है। ये सब चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो और ये सब खुमांड रासो, दलपति विजय और ये सारी रचनाएं जो थी प्रमुख, और कुछ विद्यापति की रचनाएं भी उसमें थी, भट्ट केदार की कुछ रचनाएं थी, इन सबको मिला के उसका नाम इन्होंने वीरगाथा काल दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि वीरगाथा परक वीर रस की रचनाएं बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो सबसे पहली तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल किसको कहा है, आदिकाल को कहा है, एकदम प्रारंभिक जो टाइम था हिंदी का। तो उसमें सबसे पहले कौन आ जाएंगे, आपके चंद्रवरदाई आ जाएंगे। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, क्या रचना है बच्चा इनकी, पृथ्वीराज रासो। और यही तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है कि बताइए इनमें से वीरगाथा काल के कवि कौन है, तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा कबीर किसके हैं, कबीर की हम बात करें और सूरदास की बात करें तो दोनों किसमें आ जाएंगे, भक्ति काल में। संत काव्य गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, सगुण में सूरदास चले जाते हैं जो कृष्ण की उपासना करते हैं। ठीक है, कबीरदास का जो ग्रंथ है कौन सा है, बीजक, साखी, सबद, रमेनी, उसमें संकलन है। सूरदास, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, इनकी ग्रंथ हो जाएंगे, रचनाएं हो जाएंगे। प्रसाद आपके किस में आते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी किस में आते हैं, छायावाद में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं बच्चा, छायावाद। छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, है ना, कामायनी, लहर, आंसू, झरना, ये सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हो जाएंगे। ठीक, तो प्रसाद ये जो है कब के, छायावाद के। आपसे पूछ रहा है वीरगाथा काल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कबीरदास, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, इनके जन्म स्थान पूछ लिए गए हैं। क्या पूछ लिया गया है, जन्म स्थान, तो आपको बता देना है। जैसे कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ, बनारस में हुआ था, है ना। ऐसे ही मैथिली शरण का गुप्त चिरगांव, झांसी में हुआ था, है ना। ऐसे ही सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ, अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। आप लोग जीवन परिचय जब पढ़ते होंगे तो उसमें तो इनके जन्म स्थान से क्या था भैया, मिलान करना था, या फिर
हाँ मिलान ही आया था, जहाँ तक बच्चे ने बताया है तो मिलान करना था कि किसका जन्म कहाँ हुआ, किसका जन्म कहाँ हुआ। तो बहुत आसान है भाई इन सब का जन्म, तो है ना, हम लोग हमेशा से जीवन परिचय जब याद करते थे स्कूल में तो याद हो जाता था इनका, है ना। चलो वेरी गुड, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम यानी काल के अनुसार यानी समय के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। तुलसीदास, कबीरदास, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, पहले कौन आया देन उसके बाद कौन आया। तो हम जानते हैं कि कबीरदास और सूरदास दोनों कब के हैं, भक्ति काल के हैं। अब भक्ति काल में भी मैंने आपको बताया था कि कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, इनमें सबसे पहले कौन आते हैं, कबीरदास आते हैं। कौन आते हैं भाई, कबीरदास आते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सबसे पहले हो जाएगा, कबीरदास सबसे पहले आ जाएंगे। तुलसीदास से भी पहले कबीरदास आते हैं, इसके बाद आपके तुलसीदास आ जाएंगे, रामचरितमानस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा ना कि कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए, भाई सब क्या 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 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस काल के कवि हैं। जैसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त और लिखा है महादेवी वर्मा। हम जानते हैं महादेवी वर्मा को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, छायावादी युग की कवियत्री है, 1907 में इनका जन्म हुआ था। अब आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त पे। मैथिली शरण गुप्त कब रचनाएं, साकेत, भारत भारती, है ना, ये सब रचनाएं ये लिख रहे हैं कब, और ये किसके टाइम पे लिख रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के टाइम पे लिख रहे हैं। हिंदी का परिमार्जन जिस टाइम पे चल रहा था, शुद्ध रूप में लिखा जा रहा था, उस टाइम के कवि है मैथिली शरण गुप्त। यानी किस युग के कवि हैं बच्चा, द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके हैं, द्विवेदी युग। अब जैसे हम बात करें आधुनिक जो हमारा काल है, कौन सा है, आधुनिक काल। आधुनिक काल का जब हम विभाजन करते हैं सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। कौन सा आता है, भारतेंदु युग, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है द्विवेदी युग। कौन सा आ जाता है, द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग के बाद आपका कौन सा आ जाता है, छायावादी युग। छायावादी, छायावादी आ जाता है, ठीक है। फिर छायावादी के बाद आपका क्या आ जाता है, तो प्रगतिवादी आ जाता है। छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। फिर इसके बाद आ जाता है आपका प्रयोगवादी, प्रयोगवादी युग या प्रयोगवादी कविता। प्रयोगवाद के बाद आपका क्या आ जाता है, इसके बाद आपका आता है नई कविता। नई कविता का युग आ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहता है। तो हम जान रहे हैं कि द्विवेदी युग में कौन से आते हैं, मैथिली शरण गुप्त आते हैं। तो पहले तो आपके मैथिली शरण गुप्त आएंगे, यानी यहाँ पे डी आ जाएगा, और देन उसके बाद आपका छायावाद आ रहा है ना, छायावादी कवि महादेवी वर्मा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सी आएंगी, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस पता चल गया, पहले कौन आएगा। फिर ऐसे ही आपको माइंड सेट बना लेना होता है कायदे से कि कौन किस युग में आ रहा है तो किस में आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, आपका पूछा गया यामा किसकी रचना है। बहुत आसान सी रचना है, बहुत पिद्दी सी रचना है, आपसे पूछ लिया गया यामा कितनी बार पूछी गई रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है, महादेवी वर्मा। और इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, जैसे निहार हो गया, निहार हो गया, नीरजा हो गया, नीरजा हो गया, है ना, दीप शिखा हो गया, दीप शिखा, है ना, और सांध्य गीत हो गया, दीप शिखा, सांध्य गीत। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र हो गया, श्रृंखला की कड़ियां हो गया। पथ के साथी हो गया, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, इतनी याद रखेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो रचनाएं याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कामायनी के लेखक और राम की शक्ति पूजा के लेखक। आपसे पूछा गया कामायनी के लेखक कौन है, राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कामायनी के लेखक कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है बच्चा, निराला की। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, क्लियर है। चलो कृतिवास रामायण पे ये आधारित थी। इसके बाद हम देख लेते हैं अभी तक जितने पर्यायवाची आए हैं उसमें किस किस शब्द के पर्यायवाची आपके पूछ लिए गए हैं। तो देखिए थोड़ा सा, बेटी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसा प्रश्न आया था। इनमें से अधिकतर का फॉर्मेट यही रहा है कि इनका पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। जैसे लिखा है धरती, तो क्वेश्चन आया था धरती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। तो 3 पर्यायवाची धरती के दिए होंगे, एक कोई किसी और का दिया होगा, किसी और शब्द का, तो वो नहीं होगा, क्लियर। ऐसे ही आपका मुख का पूछा गया है, घोड़ा का पूछा गया है, स्मृति का, सरस्वती का, अग्नि का, आकाश का, कामदेव का, विशुद्ध का पर्यायवाची भी पूछ लिया गया है। सोचिए, कुबेर का, आंख का और वृक्ष का, इतने ये शब्द हैं जिनके पर्यायवाची पूछ लिए गए हैं, क्लियर है
है ना। तो ऑप्शन में जैसे भी रहे होंगे उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये शब्द थे जिनको पर्यायवाची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका है विलोम शब्द। विलोम शब्द में कौन कौन से शब्द थे जिनका पूछ लिया गया, तो जैसे मंद का पूछ लिया, मंद माने धीरे धीरे, तीव्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अधिगम्य का आपका पूछ लिया गया है। ऐसे ही आपका उत्कृष्ट का भी विलोम शब्द पूछ लिया गया है। आकर्षण का कल ही आया था, और सूर्य का, ये आपके ऐसे शब्द हैं जिनका आपसे विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया गया है, ठीक है। ये आपके शब्द हो गए। नेक्स्ट आपका रस। रस में देखिए हर सेशन में इसके आपके हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला आपका इसका जो फॉर्मेट है वो है स्थायी भाव से मिलान करना। आप जानते हैं रस आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं। आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका स्थायी भाव से मिलान करना। जैसे दे देगा कि श्रृंगार रस, जैसे मान लीजिए दे दिया उसने हास्य रस, ठीक है, हास्य रस है ना, और ऐसे ही 2-4 और रस दे दिए, और यहाँ आपके क्या है भाई, 4 आपके मिलान करने के लिए हैं। तो इसमें कहीं हंसी लिखा होगा या हास लिखा होगा, हास या हंसी, तो उसी से आपको यहाँ पे मिलान करना पड़ेगा। जैसे दे दिया उसने वात्सल्य रस, कौन सा दे दिया, वात्सल्य रस, है ना, तो कहीं पे वत्सलता लिखा होगा, वत्सलता, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मिलान करना पड़ेगा। तो स्थायी भाव से मिलान कर, ये मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप जहाँ भी आप जो है पढ़ने के लिए बैठते हैं, या जो भी आपका ऐसा नोट्स है जिसको आप बार बार पढ़ते हैं, उसमें जरूर इसको इंक्लूड कर लीजिए। एक तरफ आप 11 रस लिखिए और दूसरी तरफ आप क्या करिए, उनके स्थायी भाव लिख लीजिए बच्चा, और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। क्लियर है। अद्भुत रस से आपका प्रश्न पूछा गया है, वो वाला क्वेश्चन आपका इसमें एग्जाम्पल था यशोदा माता का, वो देखती हैं कि हिल न सकी कोमल काया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, एग्जाम्पल के साथ आया था। वीर रस का आपका आ रहा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि शेर की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी डिगो नहीं, है ना। तो ये पूछा गया है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, इस तरह से आपका पूछा गया है। पूछा गया इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस निहित है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चा, इसमें अद्भुत रस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना है। वीर रस से आपका प्रश्न बना है, हास्य रस से भी आपका प्रश्न बना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम छंद की बात कर लेते हैं। तो सबसे ट्रेंड में इसका क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है। कोई एक वर्णिक छंद को एक ऑप्शन में घुसा दिया जाएगा, अब चाहे वो सबैया हो, चाहे वो घनाक्षरी हो, कोई ना कोई वर्णिक छंद उठाया, मात्रिक छंदों के बीच में एक ऑप्शन में उसको रख दिया, और आपसे केवल यही कह रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे यहाँ पे इस वाली क्वेश्चन में कि बता दीजिए हमको आराम से इसमें कौन सा जो है छंद है, ये तो पूछेगा, अगले क्वेश्चंस में पूछेगा। सबसे ज्यादा ट्रेंडी लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है अभी तक की शिफ्ट में वो यही है कि बताइए इनमें से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, या बताइए इनमें से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। तो आपको केवल नाम अच्छे से याद होने चाहिए, कौन सा छंद मात्रिक होता है, कौन सा छंद वर्णिक होता है। क्लियर है। चलो, जिनकी मात्रा को काउंट करके हम जिनको पता कर लेते हैं, ऐसे छंद आपके मात्रिक कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें हम शब्दों को काउंट करते हैं, शब्दों को गिनते हैं, मात्रा पे नहीं ध्यान देते हुए आपके वर्णिक छंद हो जाते हैं, और वर्णों पे ध्यान देते हैं, सॉरी शब्दों पे नहीं, जहां पे वर्णों को काउंट करते हैं वहां पे वर्णिक छंद, जहां पे मात्राओं को काउंट किया जाता है मात्रिक छंद। तो ये क्वेश्चन आपका आ रहा है एकदम, तो इसको याद रखिए, यानी आपको ये कंफर्म होना चाहिए कौन सा छंद वर्णिक होता है, कौन सा मात्रिक। क्लियर। फिर आपका चौपाई देके, मतलब एक एग्जाम्पल देके पूछा गया है इसमें कौन सा छंद है, उसका आंसर था चौपाई, यानी चौपाई से आपका क्वेश्चन आ चुका है। एक आपका दिया है, या लकुटी अरि कामरिया पर राजती हूँ पुर के तजिडारो वाठहूँ सिद्ध, नौ निधि के सुख और नंद की गाय चराए बिसारो, कौतिक हो कल धौत के दाम करील की कुंजन ऊपर वारो। अब मुझे याद है, ठीक है, तो इसमें पूछा है आपसे कि बताइए कि इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें कौन सा छंद था भैया, सवैया था। क्या था, सवैया था रसखान का, ठीक है। तो इसमें सवैया छंद हो गया, ये आपका वर्णिक छंद है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया था कवित्व का, एक बच्चा कह रहा था कि मैम कोई क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है मैंने आपके सामने रख दी। एक आपसे पूछा गया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, आपसे पूछा गया है कि इसमें बताइए छंद कौन सा है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो अलंकार से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए छंद और अलंकार एक ही तर्ज पे आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे उसमें पूछ ले रहा है छंद में कि बताइए वर्णिक और मात्रिक छंद इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। इस तरह से कोई क्वेश्चन इसमें पूछता है, बताइए कौन सा शब्द अलंकार नहीं है।
शब्दालंकार नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थालंकार होगा। तो आपको इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा अलंकार शब्दालंकार होता है, कौन सा अलंकार अर्थालंकार होता है। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। जहां पे अर्थ विशेष होता है, जहां पे अर्थ की ही प्रमुखता होती है, शब्द गौण हो जाता है, वहां पे होता है अर्थालंकार। और जहां पे शब्द ही प्रमुख होता है, अगर हम उस शब्द को वहां से हटा दें या उसकी जगह हम कोई दूसरा शब्द वहां पे रख दें तो क्या हो जाता है, उसकी जो महत्ता है, उसका जो चमत्कार, अलंकार का मतलब क्या होता है बच्चा, चमत्कार उत्पन्न करना, जो है जादू उत्पन्न कर देना काव्य में। तो अगर कोई शब्द आपने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह उसका पर्यायवाची भी रख दिया और अर्थ वहां पे जो है वो नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, वो चमत्कार, वो मजा नहीं आया जो पहले आ रहा था, इसका मतलब है वहां पे क्या है, वहां पे शब्द अलंकार, शब्द की वजह से जहां पे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा होता है। तो आपको ये जो है डिफाइन करना पड़ेगा, आपको अलग अलग लिख लीजिए या तो एक जगह कि ये अलंकार जो है शब्दालंकार है, ये जो है अर्थालंकार, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ट्रेंडी है, आ रहा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें बताया, पूछा गया कि अलंकार कौन सा है, तो मोती मानुष चून। पानी का अर्थ जो है, एक शब्द पानी में तीन संदर्भ में अलग अलग अर्थ जा रहा है, चाहे आप पानी की बात करिए, मोती की बात करिए, मनुष्य की बात करिए, चूना पत्थर की बात करिए, पानी का अर्थ तीनों के लिए बदल जा रहा है, यानी एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं, तीन अर्थ। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो श्लेष अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यमक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपका आया था क्वेश्चन, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजानतु, मोहन की उर्वशी अवय उर्वशी समान, काली घटा का घमंड घटा, जहां पे कहाँ होता है यमक अलंकार, जहां पे कोई एक शब्द दो या दो से ज्यादा बार आ रहा है और जितनी बार आ रहा है उतनी बार क्या आ रहा है, अपने अलग अर्थ के साथ आ रहा है, डिफरेंट अर्थ के साथ आ रहा है, भिन्न अर्थ के साथ आ रहा है, ठीक है, उतनी ही बार अलग अलग अर्थ में आ रहा है, ठीक है, सेम अर्थ में नहीं व्यंजित करेगा, वहां पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में बता ही चुकी हूँ, उस तरह के एग्जाम्पल आपके आ रहे हैं जहां पे एक शब्द से कई अर्थ चिपके रहते हैं। कारक की बात करें तो पहला तो भाई ये तो आपको एकदम आ रहा है, कारक और समास और संधि, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जहां से भाई मिलान, मैच द फॉलोइंग हर शिफ्ट में आया है। किसी भी शिफ्ट का आप पेपर उठा के देखिए, उनके बच्चों से आप बात कर लीजिए जिसने एग्जाम दिया हो, आप पाएंगे कि इसमें क्या आ रहा है भाई, मिलान करने को आ रहा है। तो कारक में भी आपका क्या है, मिलान करना है, या तो आपको कोई वाक्य देके मिलान पूछ लेगा या फिर आपको केवल चिन्ह देके ही मिलान पूछ लेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ये सब देके मिलान पूछ लेगा। किसी को कुछ देने के अर्थ में कौन सा कारक होगा, एक बच्चे ने बताया मैम इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, देने के अर्थ में। क्लियर है। यह मेरी घड़ी है आपसे पूछा गया, इसमें बताइए कारक कौन सा है, यह मेरी घड़ी है। रा री रे किस में आ जाता है बताइए, रा री रे नानी ने काकी के किस में आता है, संबंध में, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपसे पूछा गया है गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो भाई त्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, ये आपके उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन है, तो आपका इसमें हो जाएगा। ऐसे अनुकूल में हम बात करेंगे, उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अनुपसर्ग हो जाएगा, इसमें अनुपसर्ग हो जाएगा। क्लियर। मुहावरे में आपके पूछे गए जैसे गूलर का फूल होना, आज के एग्जाम में आया है, आज के पेपर में 24 तारीख में आपका आया है गूलर का फूल होना। इसका मतलब क्या होता है, दुर्लभ होना। दुर्लभ होना क्या हो जाता है, दुर्लभ कौन होता है भाई, जो जल्दी प्राप्त ना हो, है दुर्लभ होना। दुर्लभ से ही दूल्हा शब्द बना है, क्योंकि पहले दूल्हा जल्दी प्राप्त नहीं होते थे, तो दुर्लभ से बना दिए गए। अब तो पता चला दूल्हा ही दूल्हा घूम रहे हैं, दुल्हन ही नहीं मिल रही है ना। चलो, तो गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, यानी जो या तो आसानी से दिखाई ना दे, इस तरह का अगर ऑप्शन आपके उसमें रहा होगा तो वो सही आपने किया होगा, या फिर यही ऑप्शन आपको मिल गया होगा, दुर्लभ जो जल्दी से प्राप्त ना हो, आसानी से प्राप्त ना हो, इस तरह का अगर ऑप्शन था तो वही आपका सही हो जाएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये आपकी लोकोक्ति आ गई थी भाई, यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लिया गया था। एक आपका पूछा गया था कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, तो ये आपके थे जो अभी तक हमको प्राप्त हुए हैं, जो आपके मुहावरे लोकोक्ति से क्वेश्चन थे। वर्तनी की हम बात करेंगे तो वर्तनी में आप देखिए अध्ययन, बृहस्पति, इनकी वर्तनी पूछ ली गई है। एक आपकी वर्तनी उज्जवल की भी आई थी, किसकी, उज्जवल, उज्जवल जो शब्द है उसकी भी आपकी वर्तनी पूछ ली गई थी। सही कैसे लिखा जाता है वर्तनी में, आपको कवयत्री, उज्जवल, बृहस्पति, अध्ययन, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आपको अच्छे से कायदे से पता रखना है कि इनमें कौन सी वर्तनी इसकी शुद्ध है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं। विशेषण से सीधे परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा, जो शब्द
शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो बता दीजिएगा। विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण से आपसे पूछा गया, कोई एक एग्जाम्पल दिया था और उसमें बहुत शब्द बीच में था और पूछा गया था, बताइए, से लिखा है कि राधा बहुत सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता और बहुत सुंदर है विशेषण की भी विशेषता। वे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। तो यहाँ आपका प्रविशेषण से इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया था बच्चा। नेक्स्ट आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया दोनों से आपके प्रश्न आ रहे हैं। क्रिया से यहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं, जिनमें कर्म के साथ क्रिया रहती है सकर्मक, कर्म के बिना रहती है अकर्मक। इस तरह के आपके जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, रीना रोती है, सूरज अपना सर खुजलाता है और तुम्हारा जी ललचाता। इस तरह के एग्जाम्पल देके आपसे पूछा गया था कि इनमें बताइए कौन सी क्रिया सकर्मक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका तत्सम तद्भव पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था कि घी शब्द का आपको बताना है तत्सम क्या हो जाएगा, तो घी का हो जाएगा क्या भैया, घृत हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपका जैसे पगड़ी का पूछा गया, पगड़ी कौन सा है, तो विदेशज हो जाएगा। देशज के भी कुछ आपके पूछे गए थे, सॉरी पगड़ी जो है वो क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो विदेशी भाषाएं, चाहे इंग्लिश हो, अरबी, फारसी, उर्दू, कोई भी भाषा हो, वहां से जो हमने शब्द लिए हैं वे विदेशज हो जाएंगे। ठीक है। पगड़ी क्या है, अपनी देशज भाषा का शब्द है। ठीक है। रेवड़ी हो गया, रेवड़ हो गया, ये सब अपने हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अव्यय के प्रकार। किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, अव्यय के प्रकार बताइए कितने हैं, तो पहली चीज 4। ऊपर से एक और इस तरह का क्वेश्चन है, अव्यय के इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो आप जानते हैं 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 4 प्रकार हमारे होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन 4 में से कोई एक गायब कर दिया जाए, कोई और ऑप्शन में दे दिया जाए, तो बस फटाक से पहचान जाइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 2 गद्यांश आपके हर में आ रहे हैं, सब में एकदम आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। पहले जो आते थे इससे पहले वाले सेशन में, वो उसमें पूछते थे 5 क्वेश्चन, इसमें अब पूछ रहे हैं 4 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन आपके गद्यांश से आते हैं और 4 क्वेश्चन आपके आते हैं पद्यांश से। एक पद्यांश दिया रहता है, पद्यांश यानी कविता वाला पार्ट, तो यहाँ से आपके आ ही रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है भाई। पत्र की विशेषताएं नहीं है, इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सी विशेषता पत्र की विशेषता नहीं है। क्लियर है। फिर हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, इसमें आपको अलंकार बताना है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें क्या हो जाएगा भाई, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा कि जब भैया आग ही नहीं लग पाई है तब भी सारे निशाचर मर गए हैं, लंका भी मर गई है, लंका भी जल गई है, निशाचर यानी राक्षस भी भाग गए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम आग तो लगवा दो भाई साहब, है ना। आग में वो लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग ही नहीं लगी है, तब भी ये काम हो गया। तो ये क्या है, लोक सीमा के पार बात चली गई है, परे बात चली गई है। जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको अगर लिख दिया गया है तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अनार, अदालत, कक्षा, जलवायु, तो अनार होता है, अदालत होती है, कक्षा होती है, जलवायु होती है, तो पुल्लिंग कौन सा बचा यहाँ पे, अनार। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जिसे पराजित न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसमें 4 और चौथा ऑप्शन भी कुछ रहा होगा, इस तरह के बच्चे ने ऑप्शन बताए हैं, अपराजेय, अजय, अजात शत्रु। तो अगर यही क्लियर था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और आता है जिसे जीता ना जा सके, उसका आंसर अजय होता है। यहाँ पे आपका अपराजेय हो जाएगा, जिसे पराजित न किया जा सके वो अपराजेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर। वचन के प्रकार से आपके क्वेश्चन आए हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। बहुत एकदम क्या कह सकते हैं इसको, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है। 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्लियर। युत्सा का आपसे अर्थ पूछ लिया गया है, तो जो लड़ने की इच्छा है, युद्ध करने की इच्छा है, उसको हम युत्सा कहते हैं। कार्य का आपसे तत्सम शब्द पूछ लिया गया है, तो कार्य का आपसे आपको तत्सम शब्द बता देना है। ठीक है, इतना आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्लियर। बाकी जो अब आगे पूछे जाएंगे वो हम आपको बताते ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। और जितने शिफ्ट में आपके एग्जाम होते रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहेंगे। हम आप एनालिसिस लेके आते ही हैं तो चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पेपर दीजिए, बिना घबराए हुए आराम से रिवीजन करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गर्मी से बचे रहिए और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हर हर महादेव।